Hello students, myself Visu Sharma. My YouTube channel is Gurukul Parisar for your better future. आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ क्लास 11 से इकोनॉमिक्स, जिसके आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्लास 11 से इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे कोर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी किसमें है? 12th क्लास में। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि सिर्फ मेरे पर्सनल के बारे में पढ़ रहे हो या अपने पर्सनल एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको आप बोलोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं इंट्रोडक्शन शुरू करता हूं उसका। इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कॉमर्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स क्या है? कुछ बच्चों के आंसर होते हैं कि इकोनॉमिक्स मनी के बारे में पढ़ना, पैसों के बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स है स्टडी द इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक समस्याओं के बारे में पढ़ना, आर्थिक चीजों के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, सब क्या है? इकोनॉमिक्स है। यानी कि फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर है? जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा, उसका कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट पे फोकस करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड करी गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो पार्ट में डिवाइड हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस कर रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, किसी अकेले के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी द बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, मेरे अकेले के बारे में पढ़ रहे हो या अपने अकेले के बारे में पढ़ रहे हो या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरे देश की, कंट्री के, पूरे होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? सेकंड चीज, डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, किसी इंडिविजुअल फर्म, भाई मेरी एक फर्म है, मेरी एक कंपनी है, उसकी प्राइस क्या और उसके आउटपुट के बारे में कि मैं कितना प्रोडक्शन कर रही है मेरी कंपनी, मेरी कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है, किस प्राइस पर प्रोडक्ट बेच रही है, किस प्राइस पर प्रोडक्ट बना रही है। किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ना, उसके प्राइस और आउटपुट के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमाइन द एग्रीगेट प्राइस एंड आउटपुट, पूरी कंट्री, फुल होल इकोनॉमी, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज कितना आउटपुट कर रही है और किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, किस प्राइस पे रॉ मटेरियल परचेज कर रही है। एग्रीगेट प्राइस और एग्रीगेट आउटपुट को डिटरमाइन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है मेन टूल्स, इसके दो मेन टूल है, डिमांड और सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। ध्यान रखना, किसी इंडिविजुअल की डिमांड होगी, किसी इंडिविजुअल की सप्लाई होगी, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड होगी और किसी एक प्रोड्यूसर की सप्लाई होगी। इधर क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी होल इकोनॉमी, पूरा देश क्या डिमांड कर रहा है वो होगी और पूरे देश के प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहे हैं वो होगा। क्लियर है? इंडिविजुअल मार्केट, किसी अकेले की मार्केट होगी। क्लियर है? इंडिविजुअल मार्केट होगी। होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी मार्केट है वो सारी इसमें इंक्लूड होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ गुड, किसी गुड के प्राइस, किसी इंडिविजुअल गुड के बारे में प्राइस में पढ़ना। जनरल प्राइस लेवल, उस गुड्स, उन सभी गुड्स के प्राइस के बारे में पढ़ना, यानी कि किसी एक के बारे, एक व्यक्ति, एक प्रोड्यूसर के गुड्स के प्राइस के बारे में पढ़ना और पूरी होल इकोनॉमी के, इसलिए जर्नल वर्ड यूज हुआ है, जर्नल प्राइस लेवल, कि पूरे देश में इस गुड्स के क्या प्राइस है उस बारे में पढ़ना। इंडिविजुअल इनकम, मेरी अकेले की इनकम के बारे में पढ़ना। और नेशनल इनकम, पूरे देश की होल इकोनॉमी की क्या इनकम है, सभी लोगों की क्या इनकम है उसके बारे में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स। शॉर्ट पॉइंट ये निकलता है कि किसी एक के बारे में पढ़ना, चाहे उसकी डिमांड हो, चाहे उसकी सप्लाई हो, चाहे उसका मार्केट हो, चाहे उसका प्राइस हो, चाहे उसका आउटपुट हो, चाहे उसकी इनकम हो, किसी एक के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ऐसे ही हम कन्वर्ट करते हैं पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश की, इंडियन इकोनॉमी ले लो या वर्ल्ड ऑल ओवर इकोनॉमी ले लो, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स। चाहे उनकी नेशनल इनकम हो, चाहे एग्रीगेट डिमांड हो, चाहे एग्रीगेट सप्लाई हो, चाहे एग्रीगेट प्राइस हो, चाहे एग्रीगेट आउटपुट हो, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है चार तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे पहली प्रोडक्शन,
प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन से आउटपुट होता है, आउटपुट से वो इनकम कमाते हैं, यानी कि सब मनी पे डिपेंड है। ये भी प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? कंज्यूमर अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कंजप्शन करता है, प्राइस पे करके सामान खरीदता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। इन्वेस्टमेंट, हम लोग अपनी सेविंग को, जो पैसा हमारे पास इनकम से बचा हुआ है, उस सेविंग को दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखना, अपनी सेविंग को दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगली है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है सेल और परचेज, खरीदना और बेचना भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 4 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अगली वर्ड है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? जो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इकोनॉमी क्या वर्ड है? इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न देयर लिविंग। अपने जीने के लिए कैसे उस एरिया में जहां पर वो रह रहे हैं, कैसे वो पैसा कमा रहे हैं, प्रोडक्शन करके, कंजप्शन करके, खर्च कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट करके, या सेल परचेज करके, कैसे उस एरिया में अपने जीने के लिए वो पैसा कमा रहे हैं, वो होती है हमारी इकोनॉमी। अगला है रिसोर्सेज। ध्यान से सुनना, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आता है। रिसोर्सेज आर स्कार्स। स्कार्स का मतलब है कमी, संसाधनों की इस देश में कमी है। दे हैव अल्टरनेटिव यूज। और कमी होने के साथ साथ जो रिसोर्सेज है उनके बहुत सारे यूज है। मान लेना 4 मार्कर है, मार्कर कम है देश के अंदर, पर इनको यूज करने वाले बहुत है, यानी कि एक चीज कई कामों में यूज होती है और वो कम भी है। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अकर्ड। इसकी वजह से चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली चीज, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास प्रॉब्लम है चॉइस की, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें 2 तरह की बात आएगी। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मैं कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करूं, पेन बनाऊं कि पेंसिल, एक्स गुड का प्रोडक्शन करूं कि वाई, कोई भी 2 गुड्स में 3-4 गुड्स, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे गुड्स हैं, किस गुड का मैं प्रोडक्शन करूं, व्हाट गुड्स, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करूं, इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में करूं। पहली प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास चॉइस की। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी प्रॉब्लम के साथ साथ समझ लेना, पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, ग्राफ के साथ समझना कि हमने व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करते हैं। पहले हम व्हीट का इतना प्रोडक्शन करते थे और राइस का इतना प्रोडक्शन करते थे। ध्यान से सुनना, व्हीट का इतना, राइस का इतना प्रोडक्शन करते थे। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा लूं या राइस का प्रोडक्शन बढ़ा लूं। मैंने व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, अगर मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, दूसरे की क्वांटिटी घट जाएगी। ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस की है। हाउ टू प्रोड्यूस में आती है 2 चीजें। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कैसे मैं प्रोडक्शन करूं, मैं अपनी कंपनी के अंदर लेबर से प्रोडक्शन कराऊं कि मशीनों से, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं, ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो इसके अंदर क्या सुनना, अगर लेबर से प्रोडक्शन करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम रहती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति प्रोडक्शन लिमिटेड वे में कर सकता है एज कंपेयर टू मशीन, मशीन के कंपेयर के हिसाब से, और लेस एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी कि एफिशिएंसी क्या होती है? जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका बेटर से बेटर यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना। क्लियर है? कैपिटल इंटेंसिव, अगर मैं मशीनों का प्रयोग करूं प्रोडक्शन करने के लिए तो लेस एम्प्लॉयमेंट, रोजगार घट जाएगा, और रोजगार घट जाएगा, दूसरा फायदा क्या होगा? मोर एफिशिएंसी, मशीनें जल्दी स्पीड से प्रोडक्शन करके देती है, अच्छी एफिशिएंसी लेकर आती है, रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे पास, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करूं? मैंने प्रोडक्शन डिसाइड कर लिया, मुझे व्हीट का करना है, लेबर से करवाना है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है मेरे सामने, किसके लिए करूं? अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, या फिर इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, या फिर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करूं कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करूं? फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का मतलब क्या आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4, ध्यान रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4, ये पहले भी पढ़ा चुके होंगे 10th क्लास इकोनॉमिक्स में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? मान लेना मैं एक प्रोड्यूसर हूं,
तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए लैंड, फिर चाहिए लेबर, फिर चाहिए उसमें कैपिटल यानी कि मशीनरी, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कुछ भी, और फिर में होना चाहिए बिजनेसमैन। ये चार होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको इनकम देनी होती है, पेमेंट करनी होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर ऑफ पेमेंट होती है, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। लैंड पे क्या देते हैं? रेंट, किसी की भी जमीन हो उस पे किराया दिया जाएगा। लेबर को क्या मिलेगा? वेजिस। कैपिटल पे इंटरेस्ट, और बिजनेसमैन को प्रॉफिट। क्लियर है? फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट कर दी हमने। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हम रिच को या पुअर को, इंडिविजुअल का, सोसाइटी को, किसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक तीन प्रॉब्लम में एक चीज निकल के आती है कि एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज ली हमने, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैल्यू ऑफ फैक्टर्स फॉर इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। मान लो मेरे पास एक पेन है और एक मार्कर है, मैंने पेन का यूज छोड़ के मार्कर का यूज किया। जिस चीज को मैंने छोड़ दिया वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। मान लो मुझे व्हीट का और राइस का प्रोडक्शन करना था, मैंने राइस का प्रोडक्शन को छोड़ दिया और व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा हूं। जो वैल्यू मैंने छोड़ दी, जो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज मैंने छोड़ दिया, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है ना? इस इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।